अब उन क्लासों में भी चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 25 निकाल लें साथ वाले के नोट्स में। चलें जी। ऑन 1 दिसंबर 2007 ब्रूस ली होता था, वो जो पिछली गली में रहता था, ब्रूस ली वॉज अपॉइंटेड बाय अ चाइनीज कंपनी। इसे चाइनीज कंपनी ने अपॉइंट किया है एज अ टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पर फॉर पाकिस्तान। यानी 1 दिसंबर 2007 को वो कहाँ आ गया, ट्राई करें, पाकिस्तान। ही हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल्स। ये जनाब सरकार किस दिन पाकिस्तान पहुंची है? 15 दिसंबर को इनका पूरा त्यारा लैंड कर गया पाकिस्तान में। अच्छा, 15 दिसंबर से ज़रा गिनने शुरू करें। 15, 16, 17 ऐसे करें ज़रा उंगलियों की पोरें। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने दिन बन गए? लेकिन उसने पाकिस्तान के दफ्तर को तो 20 दिसंबर को ज्वाइन किया है, तो फिर आपने 15 से क्यों दिन गिने हैं? था तो पाकिस्तानी ना, था तो पाकिस्तानी। ओके, नेक्स्ट। आगे मार्च में गया दुबई, तो जनवरी में कहाँ होगा? वो तो 1 दिसंबर से आ गया हुआ है पाकिस्तान, तो जनवरी में कहाँ होगा? फरवरी में कहाँ होगा? पाकिस्तान। 28 दिन लिखूं 29 दिन फरवरी में? क्यों? 2018 में सवाल आया, तो इसलिए इसको 2008 नहीं बोलना आपने, तो ये 2018 है। क्या है? 2000, तो 2018 है। तो लीप का साल कौन कौन सा है, किसी को पता हो? 2016, 2020 और 2024। लीप के साल में फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो क्या ये 2018 लीप का साल है या 2020 लीप का साल होगा? तो क्या इसको लीप का साल समझ के यहां 29 लिखें या 28? ओके, नेक्स्ट जी। विजिट टू दुबई ऑन ऑफिशियल ट्रिप। दुबई गया ऑफिशियल ट्रिप के लिए। अच्छा, 1 मार्च को कहाँ था? 1 मार्च को, 2 मार्च को, 5 मार्च को, 21 से 30 तो कहाँ रहा है? दुबई। 18 मार्च को कहाँ था? 19 मार्च को, 20 को, 21 को, अच्छा। अब there is a bit confusion here which needs to be resolved. Question 24.1 is very clear. On 21 he proceeded to Dubai. 21 तारीख को दुबई गया, इसका मतलब है 21 की फ्लाइट है, तो 21 का दिन पूरा गिनेंगे। 21 का दिन पूरा गिनेंगे। 21 का दिन पूरा गिनेंगे। ऑन 21 ही प्रोसीडेड टू दुबई, 21 को दुबई गया। बट इफ यू कम ऑन दिस क्वेश्चन, वेल दिस इंग्लिश इज रियली अजीब। विजिट टू दुबई ऑन ऑफिशियल ट्रिप। दुबई में है विजिट के लिए फॉर ऑफिशियल ट्रिप। ऑफिशियल ट्रिप कब से कब तक है? तो कितने लोगों को लग रहा है कि 21 को पाकिस्तान से गया होगा किसी टाइम? कितने लोगों को लग रहा है कि 20 को चला गया होगा ताकि 21 से अपना काम वहां शुरू करे? ये जो तीसरे वाले लोग हैं ये कौन हैं? जोना, इधर नाम है आबी, नाम है खाकी, क्या है? अच्छा, तो ये ना कोई 5 साल पहले एक अजीब सा सवाल आया था,
और इसने लफ्ज़ भी थोड़ा ना वेग सा यूज़ किया था, विज़िट। अब विज़िट से कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो बहरहाल ICAP ने जो अपने सोल्यूशन में इसको लिया हुआ है वो ऐसे लिया हुआ है, उसने विज़िट से मुराद समझा हुआ है कि 21 से 30 उसकी प्रेजेंस दुबई में ज़रूरी है। तो 21 को शायद विज़िट में पहला काम उसने करना होगा दुबई में जाके, इस वजह से शायद ICAP ने फिर एज्यूम किया कि वो 20 को चला गया। तो 20 का दिन तो पाकिस्तान में काउंट उसने किया है, 21 का दिन पूरा दुबई में रहा क्योंकि 20 को चला गया होगा, तो 20 जाने वाला दिन समझा जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी बस बात थी इस सवाल में, हार्ड टू क्रंच, हार्ड टू डाइजेस्ट, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको और कुछ लग भी रहे तो कोशिश करें इसी तरह लगे, इसलिए मैं इस सवाल को एंड पे कराता हूँ। अजीब सा सवाल है, विज़िट टू दुबई, दुबई में विज़िट है, इस तरह की अंग्रेज़ी आ जाए पेपर में फिर तो मसला ही नहीं। 21 को दुबई गया, फिर तो 21 का दिन गिनेंगे क्योंकि 21 की फ़्लाइट होगी ना फिर इसकी, फिर तो 21 का दिन गिनेंगे। इधर लिखा हुआ है 21 से 30 दुबई रहा, तो फिर गया कब होगा? 20 को, और 30 में भी दुबई था, तो वापसी की फ़्लाइट किस दिन की होगी? 31 की। 30 तक तो दुबई इसने रहना था काम के लिए अपने, तो अब उधर से गिनना शुरू करें। मार्च में, अगर ये मार्च का महीना है तो 21 से 30 तक तो दुबई है, तो यकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दिन इधर से हो गए। 20 दिन जाने का दिन है, जाने वाला दिन मैंने कहा था पाकिस्तान में काउंट करना है, चाहे 20 को दुबई पहुंच गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20 को दुबई के लिए निकला होगा ना। और 31 का दिन इसलिए काउंट करना है कि 30 तक वो कहाँ था? दुबई। इसलिए आप ज़रा खींच तान के बता दें मार्च के कितने दिन बने? 21 से पहले 20, 1 to 20 की तारीख में 20, ये वाला सारा अरसा पाकिस्तान में है, ये वाला अरसा दुबई में है, और फिर एक दिन दोबारा कहाँ है? सबज़ हिलाली परचम पाकिस्तान में। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान ही आया होगा क्योंकि उससे कंपनी ने अपॉइंट कर दिया, चाइनी कंपनी ने पाकिस्तान के लिए। तो जब जब सवाल खामोश होगा तो बाकी स्टे तो पाकिस्तान में ही हम उसका एज्यूम किया करेंगे ना कि तुर्कमानिस्तान में। फिर पाकिस्तान में ही एज्यूम कर लें, बाकी स्टे अब और क्या हो सकता है, क्योंकि उसको कंपनी ने तो भेज दिया हुआ है पाकिस्तान, वॉज अपॉइंटेड एज अ चाइनीज़ का टेक्निकल डायरेक्टर जी। तो इस तरह भाई ज़बरदस्ती खींच तान के हमने मार्च के कितने दिन बना लिए। अब एक आर्गूमेंट लिया जा सकता है कि जिन बच्चों ने दूसरे तरीके से किया होगा, 21 और 30 का दिन काउंट नहीं किया होगा, 21 और 30 का दिन पाकिस्तान के स्टे का भी काउंट किया होगा, तो उनका जवाब 21 की बजाय 23 आया होगा। हो सकता है इस अटेम्प्ट में ICAP ने उनको भी ऑनर कर दिया हो। कई दफ़ा कोई थिन लाइन होती है तो ICAP ऑनर कर देता है, बट है ज़रा अजीब सा। आगे चले तो आगे तो वही लफ्ज़ लिखा हुआ है, विज़िट टू साउथ कोरिया फॉर छुट्टियों के लिए साउथ कोरिया गया है। और भाई जिस मर्ज़ी के लिए जा, छुट्टी के लिए जा, छुट्टे के लिए जा, जिस मर्ज़ी के लिए जा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विज़िट टू साउथ कोरिया 12 से 21 है, तो 11 को कहाँ था? पाकिस्तान। 11 को फ़्लाइट पकड़ के चला गया, 11 का दिन गिनेंगे, 11 दिन ये हो गए। 21 के बाद दिन गिनना शुरू कर दें, 21 तक उधर था तो 22 से पाकिस्तान में डालें, 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 9 दिन ये बन गए। 12 तारीख से पहले कितने दिन? 11 जमा 9 आजकल कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। कल वादा पूरा करना था हमने, किसी एक ने भी याद नहीं कराया, सारे खड़े हो जाए। कल क्या वादा पूरा करना था? किसी एक बच्चे के घर कॉल होगी, तो किसी एक ने भी याद नहीं कराया। किसको याद था? जानबूझ के याद नहीं कराया। रोज़ है ना, सच बोलें, जल्दी करें। एक को याद था, कितनों को भूल गया हुआ था? कितनों ने दोनों दफ़ा हाथ नहीं खड़े किए? ये कौन लोग आते हैं क्लास में जो ना हाँ में ना में? विजिट टू साउथ कोरिया फॉर वेकेशंस 12 से 21, तो अप्रैल के दिन के लिए। मई में कहाँ है? मई में नहीं बताया होगा तो पाकिस्तान में कहीं रुल रहा होगा। मई के कितने दिन हो गए? 31। जून में नॉर्दर्न एरियाज नॉर्थ में होने की वजह से पाकिस्तान से बाहर हैं, इज इट सो? तो ये तो इसने हमें कहानी कराई है।
तो 4 से 9 को गिनेंगे या इग्नोर करेंगे? और 4 से पहले भी कहाँ होगा और 9 के बाद भी? पाकिस्तान। 9 से मुराद उर्दू वाला पंजाबी वाला? चलें, यू नो पंजाबी वाला नो? यू नो पंजाबी वाला नो? यू डोंट नो? पंजाबी हो गई। अच्छा, टोटल करवाएं। खुशखबरी हो ब्रूस ली, तुम्हें तुम क्या हो? नॉन रेजिडेंट हो। नॉन रेजिडेंट बनने का फ़ायदा ये होता है सिर्फ कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है? पाकिस्तान वाली इनकम पे। कल किसने जाके घर वालों को बताया कंपनी काटती है? हाथ खड़ा करें। किसने बताया घर वालों को कंपनी काटती है? घर वालों ने क्या कहा? लेट इट काट। रूममेट को बताया कंपनी काटती है, रूममेट ने क्या कहा? हंस हंस के लोट पोट हो गया। ओके, तो डिविडेंड पे इसलिए हमने कहा था कल कि टैक्स कंपनी काट लेती है, तो हमने ऐड इसलिए किया था कि ये टैक्स हमारा बन रहा था, और फिर लेस इसलिए किया था कि एक टैक्स ऑलरेडी कट चुका है। चलें जी, तो नो वी आर वेरी लकी एंड वी आर वेरी हैप्पी टुडे कि जिन लोगों ने चैप्टर 4 के साथ बुरा सलूक करना था वो कर चुके, और अब तो आपके पास दोबारा एक अपॉर्चुनिटी है कि रोज़ाना का रोज़ाना याद करें और साथ साथ पढ़ें। तो लेट्स स्टार्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चैप्टर। भाईजान दिन रात लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, आई कैप को बार बार याद दहानी करवा रहे हैं कि आई कैप आप अपनी किताब जल्दी से दे दो, आपकी किताब आएगी तो हमारी किताब आएगी। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। ओके, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये मोहतरम किसी साहब का ओपन प्लॉट है, ओपन प्लॉट, ये ओपन प्लॉट है, ये ओपन प्लॉट है। तो किसी साहब ने अपना ओपन प्लॉट किराए पे दे दिया किसी को। ओपन प्लॉट कैसे किराए पे दिया जा सकता है? किसी दफ्तर को दे दिया, यहाँ कार पार्किंग कर लो, किसी क्रिकेट टीम को दे दिया, यहाँ क्रिकेट खेल लिया करो। ओपन प्लॉट किराए पे दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है। तो जिस मालिक मकान का ये ओपन प्लॉट होगा वो कौन सी इनकम कमा रहा होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो जिन हजरात का आज पहला दिन है बिल्कुल परेशान ना हो, जो बातें अब शुरू हो गई हैं उनका पिछली बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चैप्टर 4 और चैप्टर 9 के अंदर इतना फ़ासला है जितना मशरिक़ और मगरिब के दरमियान। ओके, ये एक प्लाज़ा है, एक साहब ने बनाया, और ये साहब यहाँ पाए जाते हैं। तो अब इस प्लाज़े के जितनी दुकानें और जितने रूम्स का किराया इसकी पॉकेट में आ रहा है, ये इसकी पॉकेट है, पॉकेट में आ रहा है, तो ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो पता चला कि खाली प्लॉट का किराए पे देना भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और बिल्डिंग का, प्लाज़े का किराए पे देना भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। ये एक साहब का घर है, ये एक साहब का घर है। तो इन साहब ने किराएदार को घर किराए पे दे दिया, ये किराएदार है, इधर चढ़ा हुआ है। तो मालिक मकान ने किराएदार को घर किराए पे दे दिया, तो ऑब्वियसली फिर मालिक मकान तो ज़रा परा 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 परा। अब इस घर में कौन रहेगा? किराएदार। हर महीने के एंड पे किराएदार जाया करेगा और इससे जफ्फी डाला करेगा और डाल के कहा करेगा पुत्र ये ले किराया। ओके, तो ये मालिक मकान के हाथों में क्या समझी जाएगी? वापस आ जाओ किराएदार, आगे चले। आपके चाचू ने, जहन में लाएं चाचू, आगे
आपके चाचू ने कुछ कमरे बनाकर किराए पर दे दिए। आपके चाचू ने कुछ कमरे बनाकर किराए पर दे दिए। इन कमरों में सीए वाले बच्चे रहते हैं। इन कमरों में सीए वाले बच्चे रहते हैं। तो आपके चाचू ने ये जो कमरे किराए पे दिए हुए हैं, ये चाचू की कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम। तो कोई बंदा कमरे बना के किराए पे दे दे, जिसे आप फ्लैट कहते हैं, तो कोई बंदा कमरे बना के किराए पे दे दे, कोई बंदा घर बना के किराए पे दे दे, कोई बंदा प्लाजा बना के किराए पे दे दे, कोई बंदा ओपन प्लॉट किराए पे दे दे, तो ये सारा किराए पे देना इज़ इनकम फ्रॉम। लेकिन याद रखिएगा, गाड़ी किराए पे देना इज़ नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, खंबा किराए पे देना इज़ नॉट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लैंड या बिल्डिंग का किराए पे देना इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वापस आ जाएं हम जहाँ पे थे, जिथे दी। और प्लीज़ बी प्रोफेशनल, यू आर डूइंग CA। द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ओनर। रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ऑनर। रिसीव रिसीवेबल का ये मतलब है कि आपको रेंट रिसीव हुआ। रिसीव रिसीवेबल का ये मतलब है कि आपको रेंट रिसीव हुआ 10 महीने का 10 लाख और 2 महीने का रिसीवेबल 2 लाख। टोटल कितना हो गया? 12 लाख। तो किराएदार ने कितने महीने का किराया दे दिया? कितने महीने का किराया दे देगा? 2 लाख। तो टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना किराया जाएगा? 12 लाख। नोट कर। कल एक साहब इधर बैठे हुए थे जिनका पहला दिन था, वो नज़र नहीं आ रहे, इधर ग्लासेस में बैठे हुए थे। ओ हाँ, शुक्रिया। कोशिश किया करो उसी जगह बैठा करें जहाँ बैठते हैं, ज़रा एक थोड़ी सी क्लास आउट सी लगती है। कितने लेक्चर कवर कर लिए? लेक्चर 1 मिल गए। शेयर, ये लोगों को पता नहीं होता, लेक्चर ढूंढना पता नहीं क्यों इनके लिए एक मसला है। ये जब आपने YouTube पे जाके लिखा क्रिश्चियन कॉलेज, तो ये आपके सामने टैब आ जाएगा। अब ये जो आपके सामने टैब आ जाएगा इस तरह, चाहे मोबाइल पे हैं चाहे आप जहाँ मर्ज़ी हैं, तो आपने इसको प्रेस करना है। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली उस चैनल पे चले जाएंगे। फिर चैनल के बाद आपने वीडियोस को प्रेस करना है। जब आप वीडियोस को प्रेस करेंगे तो वीडियोस में ये वीडियोस तरतीब से आ रही होंगी। वैसे प्लेलिस्ट भी बनाई जा सकती है, लेकिन अभी कॉलेज वालों ने बनाई नहीं हुई। तो वीडियोस को जब प्रेस करेंगे तो ये वीडियोस तरतीब से आ जाएंगी। जैसे अब आप ढूंढना शुरू करें लेक्चर 6 टैक्स का, वो लेक्चर 6 आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद कहीं जाके आप ढूंढेंगे तो आगे लेक्चर 5 नज़र आएगा, लेक्चर 4 भी है, 5 भी है। तो ये बात कितने लोगों को ऑलरेडी पता थी, कितने लोगों को आज पता चली? तो इसलिए अन्य वहाँ जाके ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं, फिर परेशान होते हैं। थोड़ा सा मोबाइल पे कुछ चीज़ें सीख भी लें काम की। ओके, फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन मीट मी आफ्टर क्लास। द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, आना चाहिए। द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ओनर, मालिक मकान को जो किराया आएगा फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी चार्जेबल इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो हो सकता है जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, अगर वो मुझे 3-4 दिन में आके बता दें कि उन्होंने पिछले 6 लेक्चर कवर कर लिए हैं, तो मैं उनको 100 रुपये इनाम दूँ। अब वो सोच रहे हैं मैं भी लेट ही आता। अच्छा, द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल
बाय अ पर्सन। कौन आके बताएगा 3-4 दिन में इंशाल्लाह? पिछले लेक्चर कवर हो गए हैं। ओके, नहीं आप लोग दोबारा ना लो। द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ओनर फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी चार्जेबल इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। लेकिन वो लेक्चर बुलाए, लेक्चर नहीं लेने, उनको पढ़ना भी है, समझ भी आ रहा हो। ये 2x पे लगा के खुद नींद पूरी करके लो जी, एक पूरा। तो ये क्या मतलब लिखा हुआ है? अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर किराया माफ होगा तो फिर आपने उस पर टैक्स नहीं देना। अच्छा, माफ किराए की मिसाल सुन लें। ये जो मैंने आपको सारे किराए बताए हैं ये माफ नहीं है, इन सब पे मालिक मकान ने क्या देने। लेकिन अगर किराएदार ने कौन सी जमीन किराए पे दे दी? एग्रीकल्चरल लैंड। अगर मालिक मकान ने अगर मालिक मकान ने एग्रीकल्चरल लैंड किराए पे दे दी तो फिर ये जो किराया होगा, बोलें इसका क्या किया जाएगा? इसका किराया बोलें क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। इसका किराया क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। तो अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड किराए पे दे दें तो इसका किराया आपको माफ होगा, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो लिखें एग्जाम्प्ट को अंडरलाइन करके, एग्रीकल्चरल लैंड इज गिवन ऑन रेंट। एग्रीकल्चरल लैंड इज गिवन ऑन रेंट। मसला तो नहीं आ रहा? रिकॉर्डिंग में आ रही है। पॉज करके आया करें वीडियो। ओके, the rent received or receivable by Malik of for a tax year other than rent exempt except उस रेंट के जिसको किसी ने लॉ मेकर ने क्या कर दिया हो? एग्जेम्प्ट कर दिया हो। अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स शेल बी चार्जेबल इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वो इनकम प्रॉपर्टी के हेड के अंदर जो है वो चार्जेबल होगा। नेक्स्ट, रेंट का मतलब क्या है? रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर किराए पे देना ऑफ लैंड और बिल्डिंग। आपने क्या किराए पे दी है? या लैंड किराए पे दी है या बिल्डिंग किराए पे दी है। इसकी तार छोटी कैसे हो गई है? कुछ की है? चेंज की है? ओके, एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन। एज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के तौर पे, बदले के तौर पे मिला है। किस बदले के तौर पे मिला है? फॉर यूज और ऑक्यूपेशन बाय टेनेंट। उसको यूज या ऑक्यूपाई कौन करे जमीन को? यूज और ऑक्यूपाइड बाय टेनेंट। उसको ऑक्यूपाई यूज, सॉरी टेनेंट उसको यूज करे या ऑक्यूपाई कर रहा है? क्या चीज? लैंड। और खाली लैंड भी आ सकती है और बिल्डिंग भी आ सकती है। इस पढ़े हुए का पिछले पढ़े से कोई ताल्लुक नहीं। ओके, एक और चीज जी इनकम प्रॉपर्टी में जानी है। रशीद साहब बानो को लाए और बानो को लाके कहा, मेरी बीवी ये घर मैंने पसंद किया है। बानो सेड यस, मैट्रिक में मुझे यही घर ख्वाब में आया था, तो मुझे लगता है मेरे ख्वाबों की ताबीर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो रशीद साहब ने पे किया ₹10 लाख डिपॉजिट या बयाना या एडवांस मनी, जिस बंदे का ये घर है उसको। तो रशीद साहब ने 10 लाख रुपया दिया। नाउ रशीद हैज़ टू पे ₹90 लाख
आफ्टर 1 मंथ। इसने 90 लाख रुपया और देना है ताकि इस घर को ख़रीद ले। यहाँ किराए की बात नहीं हो रही, इसने 90 लाख और देना है 1 महीने के बाद ताकि इस घर को ख़रीद ले। बट रशीद कैंसल्ड द डील। रशीद ने डील को क्या कर दिया? कैंसल कर दिया। नाउ ओनर ऑफ हाउस फॉरफिटेड, माफ करवा ली, छुड़वा ली। नाउ ओनर ऑफ हाउस फॉरफिटेड या नाउ ओनर ऑफ हाउस विल रिटेन, रिटेन का मतलब पता है ना, विल कीप। नाउ ओनर ऑफ हाउस विल रिटेन ₹10 लाख। इसको ये बयाना वापस नहीं करेगा। अब होगा क्या, ये ओनर की, अब मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ये ओनर की इनकम फ्रॉम 10 लाख या 90 लाख या 1 करोड़, कितना एडवांस दिया? 10 लाख। कितना और देना था? 90 लाख। जब 10 लाख दे दिया, 90 लाख अरेंज करने गया तो बानो ने कहा मेरे सरताज तू 90 लाख इकट्ठा करे, मुझे तो ना समझ आवे। तो ये 90 लाख अरेंज नहीं कर सका, तो ये 90 लाख अरेंज नहीं कर सका। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर होगा क्या, 10 लाख मालिक मकान जब्त कर लेगा और ये पैसे मालिक मकान की क्या बन जाएंगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। NOT कर लें, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये टेस्ट रूम ना प्रिंसिपल साहब को कहीं थोड़ा एक्सटेंड करवा दें, तो टेंट लगवा के ना बाहर। अच्छा चलो मैं उसको भेजता हूँ। डिस्टॉर्शन आ रही है ना, समझ तो आए वैसे, समझ आ रहे हैं ना? डिस्टॉर्शन को रिमूव करते हैं भाई। आवाज़ में कह रहे हैं अभी भी मसला आ रहा है। और भाई खैरियत से? सर आपने भी जो कहा एग्रीकल्चर इनकम पे, एग्रीकल्चर अगर आपने लैंड किसी को दिया हो तो उस पर रेंट नहीं होगा। होगा रेंट, रेंट देंगे, लेकिन उस रेंट पे हुकूमत को टैक्स नहीं देना। बुलाए मेरे भाई को नहीं? यार कुछ से चला दो AC आकर, मेरी बस हो, ड्राइवर की बस हो जाएगी तो बस कैसे चलेगी? कल से ना एक गर्म चादर लेके आया करें आप लोग, अपनी प्रोटेक्शन खुद करें। 25 पे कर दो। बैग के साथ एक लिफाफा लटका लें और उसमें चादर डाल दिया करें। ओके तो अगर आपने घर ख़रीदना है और नहीं नज़र आ रहा, अगर आपने घर ख़रीदना है और घर ख़रीदने के लिए आपने कोई एडवांस में पैसे जमा करवा दिए और बाद में आपका घर ख़रीदने का इरादा बदल गया, तो जो पैसे एडवांस में जमा करवाए थे वो मालिक मकान ज़ब्त कर लेता है, तो ये मालिक मकान की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। एंड इट इज़ नथिंग टू डू विद रेंट। याद रखिएगा, रेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मकान के बेचने की डील हो रही थी। ओके forfeited deposit, forfeited deposit paid by Rashid, forfeited deposit paid by Rashid under a contract for
सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ओनर। ये बातें लिखा करें। ऑनलाइन वाले हजरात खुदा के लिए प्रिंटर ले लें, अब तो ज़िंदगी में ऑनलाइन ही चल रहा है, खुदा के लिए प्रिंटर ले लें। मोबाइल सेल करें, उसमें 2-3 प्रिंटर आ जाएंगे। मोबाइल सेल करके एक हल्का मोबाइल ले लें और एक प्रिंटर ले लें। और मोबाइल ऐसा होना चाहिए जिसको आप खोलें, कोई चीज़ ओपन करें तो मोबाइल प्रोसेसिंग पे लग जाए। घर में इंटरनेट कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, आप लोगों का, ऑनलाइन वालों का नहीं, कि आप कुछ डाउनलोड करें तो वो डाउनलोड ही होती रहे, कि तंग आके आप कहें यार फ़र्क है यार, तो छड़ मैं पढ़ूँ आराम से जाके। तो इस तरह की कुछ मोबाइल अपने पास रखें जिनकी प्रोसेसर बहुत स्लो हों। तो 60-80 हज़ार वाला मोबाइल ले लें, किसी काम पे डालें, मोबाइल सोच में पड़ जाए। इससे आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। 5 मोबाइल उस क्लास से आज मिले हैं, आप भी 5-6 दे दें आज मुझे। पॉइंट नंबर 3, फॉरफिटेड डिपॉजिट ना, फॉरफिट होता है कब्जा कर लिया, छुड़वा लिया पैसा। तो छुड़वा लिया पैसा, कौन सा पैसा? सारा पैसा या जो 10 लाख था? 10 लाख। फॉरफिटेड डिपॉजिट, पैसा छुड़वा लिया। फॉरफिट करना, छुड़वाना। जी उधर अब क्लियर होगी आवाज़? ज़रा हाथ खड़ा करके बता दें अगर क्लियर होगी है। अच्छा क्लियर होगी है, शुक्रिया। पॉइंट 3, जी मोहतरम, ये क्या है? फैक्ट्री है, बिल्कुल सही पहुंचे आप। ये क्या है? लैंड है। फैक्ट्री में क्या है? ये फैक्ट्री की क्या है? बिल्डिंग है। ये फैक्ट्री में क्या पड़ा हुआ है? मशीनें पड़ी हुई हैं। फ़र्ज़ करें आपकी फैक्ट्री थी और आप आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ गए, और अब आपने सोचा वो फैक्ट्री में क्या होगा। फैक्ट्री के अंदर जूते बनते थे, फैक्ट्री के अंदर एसी बनते थे। आप फैक्ट्री किसी को किराए पे दे आए, तो आपने रेंट रिसीव किया। लैंड एंड बिल्डिंग का 4 लाख और मशीन का 10 लाख, टोटल 14 लाख रुपए आपको किराया आया। क्या किराए पे देने का? रेंट रिसीव्ड फॉर रेंटिंग फैक्ट्री। फैक्ट्री को किराए पे देने का रेंट रिसीव हुआ। ये 14 लाख रुपया सारा आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। इसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर से निकाल रहे हैं। ये 14 लाख जो सारा है आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है? नहीं, आप कहीं कारोबार नहीं कर रहे। आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है? नहीं, आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे। आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? नहीं, असल में ये लैंड एंड बिल्डिंग का किराया नहीं है। अगले बंदे ने इसलिए इसका किराया दिया होगा कि लैंड और बिल्डिंग बड़ी अच्छी लोकेशन पे थी, या अंदर पड़ी हुई मशीनों की वजह से ये फैक्ट्री का किराया पे कर रहा होगा। तो आपने कोई फैक्ट्री किराए पे दे दी, तो जो किराया भी आपको आया वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। पॉइंट 3 है ना ये, नोट कर लो। ये क्या है? फैक्ट्री की लैंड। ये क्या है? फैक्ट्री की बिल्डिंग। और ये क्या है? फैक्ट्री की मशीन। सारा का सारा किराया कहाँ चला जाएगा? किस चैप्टर में? हमारे चैप्टर से रुस के, उदास होके, रोता हुआ निकल जाएगा कि मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं किस चैप्टर में जाके गिरूं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एनी क्वेश्चन? ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है लॉ में कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग का किराया ज़्यादा हो और मशीन का किराया कम हो तो ये रूल बदलेगा। रूल नहीं बदलेगा।
वो रूल ही क्या जो बदल जाए। तो जब भी आप फैक्ट्री किराए पे देंगे तो जितना किराया आपको मिल रहा होगा डेट विल बी योर इनकम फ्रॉम, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग के किराए को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं डालेंगे और मशीन के किराए को भी इनकम प्रॉपर्टी में नहीं डालेंगे। पूरे 14 लाख को कहाँ डालेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, नेक्स्ट, ये पॉइंट 3 पढ़ने वाले। एनी रेंट रिसीव्ड बाय अ ओनर, एनी रेंट रिसीव्ड बाय ओनर अगेंस्ट किराए पे देना, लीज। एनी रेंट रिसीव्ड बाय ओनर अगेंस्ट किराए पे देना। क्या किराए पे दिया रे तूने? मैंने अपनी बिल्डिंग किराए पे दे दी है। अबे वो तो इनकम प्रॉपर्टी में जाती है। कहते हैं मेरी बात तो पूरी सुनो। हमने कहा सुना, कहता है सुन। हमने कहा सुना तो कहता है सुन। टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग किसके साथ किराए पे दी है? प्लांट एंड, इट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। मुझे क्यों निकाला? इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर से। बस निकाल दिया तुझे, चुप कर, ज्यादा टाइम मत कर। तो अगर कोई बंदा लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे देगा तो ये किराया इसका कहाँ फॉल करेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वापस आ जाएं फ्लैट में। फिलहाल इन बच्चों को क्लास लेने भेज दें। ओके, अपने चाचू जहन में लाएं। आपके चाचू ने एक फ्लैट बनाया जिसमें 4 कमरे हैं। पेन उठाए बगैर लाइन पूरी करनी है। अच्छा, इसमें कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। आपके चाचू को रेंट रिसीव हो रहा है। जहन में लाएं चाचू, मैं भी लाता हूँ। आगे जहन में, आगे जहन में हैं या नहीं है? हैं, नहीं है, खालू जहन में ले आए। रूम का रेंट 25,000 रुपया लेंगे वो आपसे अगर आप जहाँ जाके रहते हैं। और रेंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज, रेंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग amenities and utilities etc. एग्जाम्पल गिवन, रूम में आपको वाईफाई मिलेगा, रूम में आपको जो है वो बिजली मिलेगी, एसी मिलेगा, यूटिलिटीज़। रूम के आपको अंदर एक्स्ट्रा मैट्रेस की सहूलत अवेलेबल होगी। रूम के अंदर आपको, रूम के अंदर नहीं बाहर कर ले, सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। और रूम में आपको खाना मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा। ब्रेकफास्ट के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं। तो ये आपको डिफरेंट सहूलियात मिलेंगी, ठीक है। इसके आप पैसे देंगे 10,000 रुपया। इन सहूलियात के पैसे देंगे 10,000 रुपया। टोटल कितना हो गया? 35,000। टोटल कितना हो गया? 35,000। 25,000 चला जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में और 10,000 चला जाएगा इनकम फ्रॉम। रूम का किराया जो है वो कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम, क्योंकि ये लैंड एंड बिल्डिंग है जो किराए पे दी हुई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का किराया चला जाएगा इनकम प्रॉपर्टी में। और इसके अलावा जो आपको सहूलतें दे रहे हैं वो, उसका किराया कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम। यहाँ टोटल के साथ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ टोटल के साथ कुछ नहीं करेंगे, अलग अलग चीज़ों को देखेंगे। NOT कर लें साइड पे हो गए। फिर भी यही। अच्छा जी, चलें जल्दी नोट करें। उसमें भी लैंड एंड बिल्डिंग थी और प्लांट एंड मशीनरी भी थी
आपने काम करना है आज FBR वालों को जाके ईमेल करनी है कि मेरे दिल में आ रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग जब प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दी जाए तो लैंड एंड बिल्डिंग को डाल दें आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, और मशीनरी के किराए को डाल दें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और इस ईमेल की कॉपी ICAP को भी करनी है कि अगर FBR ने बदल दिया तो ICAP अपनी भी किताब बदल देना। ये काम कर लें आप। बहरहाल जो लॉ में लिखा हुआ है उसकी वजह तो लॉ बनाने वाला ही जाने। CA फाइनल के टीचर वैसे क्लास में पहले दिन बता देते हैं कि किसी स्टूडेंट ने ये नहीं पूछना ऐसा क्यों है, क्योंकि CA फाइनल में भी आज तक कभी क्यों का सवाल नहीं आया। क्योंकि अगर क्यों पे बात शुरू करेंगे तो फिर अगला सवाल ये उठेगा कि एग्रीकल्चर इनकम क्यों माफ है, डिविडेंड का रेट 15 नहीं मेरे ख्याल से 14.33 होना चाहिए, फिर तो बात बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से तो रेजिडेंट उसे कहना चाहिए जो 200 दिन रुका है, 183 डेज की तो कोई तुक नहीं बन रही, फिर तो बात बहुत बढ़ जाएगी, बंदे लाने पड़ेंगे। टैक्स की क्लास बिल्कुल इसी तरह है कि चलते चलते मोटरवे, फिर रोडे आ जाएंगे, फिर पानी आ जाएगा, बस जहां आपको कहाँ जाए वहां आपने गाड़ी डाल देनी है और छलांग मार देनी है। चलें आज ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जाके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोलते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वहाँ जाकर हम देखते हैं सेक्शन 15 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 15 में क्या लिखा हुआ है, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि FBR इस बारे में क्या कह रहा है। FBR कह रहा है मोहतरम, दिस सेक्शन shall not apply to any rent received or receivable by any person in respect of lease on building together with plant and machinery, and such rent shall be chargeable under the head income from other source। अब चलते हैं ICAP के पास और ICAP से पूछते हैं कि ICAP आपने अपनी किताब में FBR के लॉ को फॉलो किया है। उधर उधर जाके बैठे हैं, ये फीमेल वाले में मसला आ रहा है। आपने अपनी किताब में लॉ को फॉलो किया है या आपने अपनी तरफ से कोई लॉ बनाने की कोशिश की है। तो जब हम गए कैफ 2 की स्टडी टेक्स्ट खोली तो उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चैप्टर ढूंढा, पेज नंबर 95 पे आए, पेज नंबर 95 एंटर मारा, इधर हम आके चल 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 ICAP की किताब में लिखा हुआ है वेयर एनी अमाउंट इज़ इंक्लूडेड इन रेंट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर अ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन ऑफ एनी एमिनिटीज़ और यूटिलिटीज़, ये भी हम पढ़ेंगे। नहीं, प्लांट एंड मशीनरी वाली की जरूरत, टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम भाई। अब मैं क्या, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं इन चीज़ों का, इसने उसको क्यों अदर सोर्स में डाला है और इसको इसमें क्या किया। तो मेरे ख्याल से जो है लॉ में वो पढ़ लेते हैं, बाकी तो छोड़ें। अच्छा जी, अब आप बताएं, अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दें तो सारा किराया कहाँ जाने? इनकम फ्रॉम। और अगर पॉज कर दें उसे, क्लियर है भाई? उधर आवाज़ आ रही है सही? आवाज़ नहीं सही आ रही तो 2 हाथ खड़ा करो, सही आ रही है तो 1 हाथ। ओके, मुझे क्यों नहीं लग रहा उधर आवाज़ जा रही है? आवाज़ उधर जा रही है तो 1 हाथ खड़ा करो, आवाज़ उधर नहीं जा रही तो बैठ जाओ। 1 हाथ भी खड़ा किया तो बैठ भी गया है, मुझे तो समझ ना आवे। आवाज़ अगर आ रही है तो 1 हाथ खड़ा करो, नहीं आ रही तो 2 हाथ। वो इस क्लास में नहीं आ रही। बॉयज़ वाले हाइब्रिड में आवाज़ आ रही है तो 2 हाथ खड़े करें। नहीं खड़े किया उन्होंने, कर लो गलत, फड़ लो कान। साथ वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट देखें, टाइम ज़ाया हो रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई? आवाज़ आ रही है तो 1 हाथ खड़ा कर दें,
ओके, शुक्रिया, अल्लाह आपके भाग लगाए। सैटरडे को आपका टेस्ट होगा जो हमने थर्सडे तक पढ़ लिया होगा। ऑनलाइन में भी सिलेबस शेयर कर दिया जाएगा। वेयर रेंट, जहाँ रेंट में शामिल है एक अमाउंट जो रिसीव हुई है फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ एमिनिटीज़, और एमिनिटीज सहूलतें होती हैं, सहूलियात। वेयर रेंट इंक्लूड, जहाँ रेंट में शामिल है कोई भी पैसे फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज, यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विस कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ। इट शेल बी चार्जेबल या सारा शेल बी चार्जेबल? इट का क्या मतलब है, पूरा या सिर्फ ये वाला? जहां किराए में शामिल है सहूलतें मुहैया करना, बिजली मुहैया करना या कोई और सर्विस मुहैया करना जो कनेक्टेड किससे हो? भाई जिसको बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है उसी को वाईफाई देंगे ना, उसी को एक्स्ट्रा मैट्रेस देंगे ना, उसी को बिजली की सहूलत देंगे ना, कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ। इट या सारा? इट शेल बी चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और लिखें एंड रूम रेंट विल बी चार्जेबल and room rent is taxable under income from property. Okay guys, एग्जाम्पल्स नहीं करनी नीचे वाली, वो कल करना शुरू करेंगे। क्या है लिखा हुआ भाई? वेयर रेंट इंक्लूड, बोलें बोलें, याद करें ना। वेयर रेंट इंक्लूड एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज, यूटिलिटीज और एनी अदर। इट shall be chargeable under the income from। then what about it this? ये तो इनकम प्रॉपर्टी में जाएगा। ओके, पेज नंबर 2। आपने अपने दोस्त को घर किराए पे दिया 40,000 रुपये पे, लेकिन वैसे अगर मार्केट में आप घर किराए पे देते ना तो आपको 50,000 मिल ही जाना था, फेयर मार्केट रेंट। लेकिन आपने दोस्त को दोस्ती की वजह से कितने पे घर किराए पे दे दिया? 40,000 पे। मुझे बताएं 40,000 को इनकम में ऐड करेंगे या 50,000 को? लॉ पढ़ के बता दें। द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ रेंट विल बी एडेड इन द इनकम। हायर ऑफ, हायर देखना आते हैं दो फिगर्स में से, बचपन में सीखा हुआ? बताएं जरा हायर कौन सा है? हाँ, फेयर मार्केट रेंट। तो हायर को क्या करेंगे बोलें? इनकम में ऐड कर देंगे। ओके, तो जब कभी एक्चुअल किराया भी आ रहा हो और फेयर मार्केट किराया भी आ रहा हो तो किसको ऐड करेंगे? हायर को, हायर को, जो ज़्यादा वाला है। अब ये नहीं घर में जाके सोचना कि मिल तो उसको 40,000 रहे लेकिन टैक्स किस पे देगा? 50,000 पे। तो ठीक है, वो दोस्त को ना देता किराए पे, हमने उसे कहा था। अच्छा, उल्टा हो सकता है या उल्टी हो सकती है? कैसे? उल्टा पहले बता दें, उल्टा कैसे हो सकता है? एक्चुअल किराया 60,000 दुश्मन से ले रहे हैं आप, लेकिन वैसे मार्केट में इस तरह का घर कितने पे किराए पे मिल जाता है? आप बता दें कौन सा इनकम में ऐड करेंगे? हायर। हायर कितना? तो अगर एक्चुअल किराया और मार्केट का किराया दिया हो तो हम दोनों में से कौन सा ऐड किया करेंगे?
हायर वाला। क्लियर? ओके, अगले सफ़े पे आए। डिडक्शंस का क्या मतलब होता है? खर्चे। डिडक्शंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस, खर्चे। खर्चे इन कैलकुलेटिंग इनकम चार्जेबल होता है, यानी इनकम इज टैक्सेबल, इस पर टैक्स देना है। खर्चे इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, तो इनकम हम प्रॉपर्टी के चैप्टर में क्या माइनस करने की इजाज़त है? बोलें, खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। ओके, नोट करें जी सवाल। जल्दी है, फिगर्स को एक्सट्रीम राइट पे लिखा करें सबके। यार इधर माइक नहीं है, मसला कुछ है, ये कल से लाओ। हाँ सर वो फैक्ट्री वाला जो था क्वेश्चन, उसमें अगर वेयर हाउस भी साथ तो फिर क्या? एक ही इसमें हो जाएगा सर, पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन, इसका मैं यू डाल देता हूँ जाके। जान दे देंगे छुट्टी नहीं करेंगे, बोलो। जान दे देंगे छुट्टी नहीं करेंगे। आपने एक घर किराए पे दिया तो उसका किराया रिसीव किया 1 लाख रुपीज़। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ आपने किराया रिसीव किया है, ये आपने पाया है या इनफ्लो है आपका? रिसीव किया ना, तो इनफ्लो है या आउटफ्लो? इनफ्लो। ये पाया है या खोया है? ये ग्रीन में क्या हैं? पाए। और ये क्या हैं? खोए। तो ये पैसे पाने के लिए ये सब कुछ आप खो रहे हैं। कॉलेज वाले भी इसी तरह करते हैं। कॉलेज वाले आपसे फ़ीस रिसीव करेंगे, फिर बिजली का बिल भी पे करेंगे, मुलाजमीन की तनख्वाहें भी पे करेंगे। तो एक चीज़ पाने के लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो ये पाने के लिए ये सब कुछ हमें खोना पड़ा। अगर हम घर किराए पे चढ़ा दें तो क्या घर में कोई मसला मसाइल आ सकते हैं रिपेयर के एतबार से? तो मालिक मकान ने घर की रिपेयर कराई, किराएदार का फ़ोन आया, टूटी सही करा दो, आप पहुंच गए फ़ौरन। सफ़ेदी करा दो, आप पहुंच गए फ़ौरन। तो ये जो किराया आप इनकर कमा रहे हैं, इसके लिए आपको घर क्या करवा के देना पड़े? रिपेयर। इसके बाद आपने अपने घर की इंश्योरेंस भी कराई होगी कि किराएदार घर लेके भाग ना जाए, अच्छा कोई जल्जला ना आ जाए। प्रॉपर्टी टैक्स, ये प्रॉपर्टी टैक्स इज़ नॉट इनकम टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स ये होता है कि जब आप घर किराए पे देते हैं तो अगर घर आपका 10-15 मरले का है तो और प्रॉपर्टी टैक्स होगा, अगर 2 कनाल का है तो उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स होगा। तो ये घर के मरलों के ऊपर गवर्नमेंट लोकल जो उस इलाके की है वो टैक्स लेती है। रेंट कलेक्शन चार्जेस, आपने एक मूंछों वाला मुस्टैशिस वाला बंदा रखा होगा जो किराएदार के पास जाता होगा
और किराएदार को उधर से ही आवाज मारता होगा, रशीद है किराया। तो वो बेचारा किराएदार भागा भागा इसकी मूंछें देखे, जी 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 जी। तो ये 6,000 रुपये आप उस गुंडे को दे रहे हैं जो आपने रखा हुआ इस पर्पस के लिए, ताकि वो जाके किराएदार से क्या रिसीव करे, किराया, रेंट कलेक्शन चार्जेस। यानी ये आप पेमेंट कर रहे हैं किसी ऐसे बंदे को, जैसे कॉलेज में आप एंटर होने लगते हैं तो दरवाजे पे कोई बंदा होता है जो कि फ़ीस कलेक्शन कर रहा होता है आपसे, और अंदर एंटर नहीं होने देता अगर आपने फ़ीस जमा ना करवाई हो। तो इसी तरह ये मालिक मकान है, किराएदार है, या मालिक मकान किसी तीसरे बंदे को पैसे दे रहा है। किस चीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं? ताकि किराएदार से आप जाके क्या रिसीव करें। अब ये 6,000 देने का इसको ये फ़ायदा होगा कि टाइम पे इसको हर महीने क्या मिल जाया करेगा, 1 लाख रुपया। मालिक मकान ने जो घर बनाया है वो लोन लेके बनाया है, उस लोन पे मालिक मकान को क्या पे करना पड़ा, बैंक को। तो ये सारे किसकी लिस्ट हो गई, खोए की। अब खर्चे माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी कि खर्चे माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपने यहाँ तक रखना है कैमरा और यहाँ तक रखना है। इधर कर लूँ या थोड़ी और इधर कर लूँ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, ये चलेगा। अच्छा जी, अब जी रेंट रिसीव कितना हुआ भाई, रेंट कितना आया, ये कौन से हेड की इनकम निकलने लगी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसमें आपको ग्रॉस रिसीट कितनी आई, 1 लाख। ग्रॉस रिसीट होती है खर्चे माइनस किए बगैर। इसमें से आपने क्या माइनस करने हैं, खर्चे। खर्चों को क्या कहा जाता है, नोट करने का अन्ना टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले क्या माइनस करें, नहीं रिपेयर नहीं माइनस करनी, रिपेयर अलाउंस माइनस करना है। क्या माइनस करना है, रिपेयर अलाउंस। सवाल के अंदर जो रिपेयर की फिगर दी होगी आपने उस उधर ही रखें, आपने उस फिगर को हाँ कह के इग्नोर कर देना है। सवाल के अंदर रिपेयर की जो फिगर दी होगी आपने उसे नहीं लिया करना। लॉ मेकर कहते हैं रिपेयर मेरी तरफ से, हमने कहा नहीं हमें पता है कितनी रिपेयर है, कहते हैं चुप, कहते हैं रिपेयर मेरी तरफ से, हमने कहा कितनी, कहते हैं पकड़ो रेंट, हमने कहा लाख, कहते हैं पकड़ो कैलकुलेटर, हमने कहा बोल, कहते हैं लगाओ 1/5, हमने कहा 20,000 आया, हमने कहा खुदा के लिए हमें 25,000 माइनस करने दो, हमने तो रिपेयर 25,000 की कराई है, कहता है चुप। तो रिपेयर पूरी माइनस करेंगे या 1/5, तो इसका नाम फिर रिपेयर एक्सपेंस रख दें या रिपेयर अलाउंस रख दें। तो पहली अजीब सी चीज़ आज आपने अपनी ज़िंदगी के एक मोड़ पे खड़े होकर देखी कि फिगर है 25,000, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, इग्नोर। और अगर पेपर के अंदर सवाल आ जाए वी हैव नॉट डन एनी रिपेयर एंड द रिपेयर एक्सपेंस फॉर द ईयर इज ₹0, स्टिल हम 1/5 करेंगे। ये लॉ मेकर की तरफ से बस रूल तय है कि रिपेयर आपने कितनी माइनस करनी है, बस हर सूरत में 1/5 माइनस करनी, बाकी कोई मसला नहीं। इंश्योरेंस कितने रुपए है, 2,000, इसको हजम कर लिया। ओके ओके गाइस, दैट्स नाइस, आई एम विद यू। नहीं ठीक है, मैं कर लूँ, सेल लेके बाकी पॉज तो कर देना, हाँ पॉज कर दे। अजीब अजीब सी बातें तो नहीं क्लास में होती हैं, कोई लगता तो नहीं थोड़ी अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। आप तो मुझे देखे उधर से पहले बैठे थे, आज इधर आ गए हो, आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये सीए बड़ा इजी है, ऐसे ही बच्चों ने डराया हुआ है। हमने भी शुरू किया था, कर लिया, आप भी शुरू करें, कर लोगे। रिकॉर्डिंग चल रही थी, ओह अच्छा जी। तो रिपेयर सारी माइनस करने की इजाजत है या 1/5? 1/5 ऑफ रेंट, रेंट का 1/5। इंश्योरेंस
इंश्योरेंस में कोई ऐसा मसला नहीं, ये बंदे का पुत्र है, इसको एज इट इज माइनस कर दें, कितना 2000। प्रॉपर्टी टैक्स 3000, ऐसे ही माइनस कर दें, कोई मसला नहीं। कितना 3000। नेक्स्ट, रेंट कलेक्शन चार्जेस, रेंट कलेक्शन चार्जेस, लोअर ऑफ, ले जी एक और मसला आ गया, लोअर ऑफ, दो फिगर्स में से लोअर, नोट करने का टाइम दिया जाएगा, दो फिगर्स में से लोअर माइनस करनी है। किन दो फिगर्स में से? नंबर 1 एक्चुअल, एक्चुअल रेंट कलेक्शन चार्जेस, जरा ढूंढें एक्चुअल रेंट कलेक्शन चार्जेस सवाल में जाके। इधर एक्चुअल को इग्नोर नहीं करना, इधर तो मैंने कहा था एक्चुअल को इग्नोर ही कर देना 25,000 रुपए को, इधर एक्चुअल को इग्नोर नहीं करना। इसको पकड़ें, एक्चुअल कितना आ गया 6,000 या 4%, 4%, उसी अमाउंट का 4% जिसका आपने 1/, अच्छा वैसे 1/5 आपको पता है 20% होता है। कर दें या ऐसे से कर दें, 1/5 20% होता है, तो ऊपर 20% लिया हमने या 1/5 लिया एक ही बात है, लेकिन इधर कितना लेना है ये याद रखना है, बस याद रखना है 4%। रेंट कलेक्शन चार्जेस में ये फटा आएगा 4% ऑफ वही 1 लाख, कितना आ गया 4,000। कोई बंदा बता दे मुझे इन दोनों में से कम क्या है? 4,000। इन दोनों में से कम क्या है? तो क्या बाहर वाले कॉलम में लाके माइनस करूं? तो रेंट कलेक्शन चार्जेस एक्चुअल माइनस करने की इजाजत है या एक्चुअल और 4% ऑफ 1 लाख विच एवर इज लोअर माइनस करने की इजाजत है। तो ये एक दो चीजें हो गई जो हमें पेपर में जरा हिलाया जुलाया करेंगी। एक चीज हो गई ये और एक चीज हो गई ये, बाकियों में कोई मसला नहीं, ये दोनों थोड़े से अजीब से तरीके से करनी है। बाकी आखिरी चीज उसी तरह माइनस कर लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इंटरेस्ट कितना पे किया आपने? 30,500, 6,7,500। सो ये थी जी इस सवाल की कहानी टीचर की जुबानी। दोनों साइडें कवर हुई हैं। रिपेयर सवाल वाली माइनस करनी है या 1/5 और रेंट कलेक्शन चार्जेस एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट विच एवर इज लोअर। अच्छा, ये जो सेक्शन चल रहा है करें जल्दी नोट। ये जो सेक्शन चल रहा है इसमें अभी ये पॉइंट हम ए में पढ़ेंगे, ये बी में पढ़ेंगे, ये सी में पढ़ेंगे, ये पॉइंट एच में पढ़ेंगे और ये ई एफ और जी में पढ़ेंगे। अभी सेक्शन आ रहा है ना, उसकी नंबरिंग हुई हुई है A B C D।
A B C H E F G। चलो अच्छा हुआ मोबाइल भी साथ साथ चेक हो जाता है, मतलब फ्रेश हो जाता है। ओके, काश के तेरे दिल में उतर जाए तेरे वालिदैन की बात। अम्मी अब्बू चाहते हैं बच्चा पढ़े। अच्छा एक काम करें, जब आप एब्सेंट हुआ करेंगे ना अगले दिन अम्मी अब्बू को लेके आया करेंगे, ठीक है? डन। चलें, फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में ये खर्चे माइनस करने की खुली इजाज़त है। खुल के बोला करें, ये 100 रुपये ऐसे नहीं मिल जाएगा। आप लोग जो लेक्चर लेके आएंगे उनमें से मैं चीज़ को पूछूंगा भी, हाँ आके कह दें जब मैंने आज ही ले लिए हैं सारे। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ टू अ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग को रिपेयर कराएंगे, एन अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ रेंट। रेंट चार्जेबल कितना था? चार्जेबल 1 लाख। 1 लाख का कितना लिया हमने? 2 लाख होता तो उसका 1/5 लेते। डब्बे में नहीं पढ़ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, इकट्ठे खोलेंगे। आगे, इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योर द बिल्डिंग, कुछ सलाब जल्जला ना आ जाए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू इंश्योर द बिल्डिंग। नेक्स्ट, लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, लोकल सेस। असल में जो टैक्स है ना, इसके लिए चार्ज का लफ्ज़ भी यूज़ होता है, इसके लिए सेस का लफ्ज़ भी यूज़ होता है, और इसके लिए रेट का लफ्ज़ भी यूज़ होता है। लफ्ज़ ये टैक्स ही है। एनी लोकल टैक्स, यानी फेडरल गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। एनी लोकल टैक्स पेड ऑन प्रॉपर्टी। कई दफ़ा लोकल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे टैक्स मांग लेती है। प्रॉपर्टी से मुराद है आपके घर पे। कई दफ़ा वो प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं मांगती, टैक्स मांग लेती है आपके प्रॉपर्टी के रेंट पे। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ रुपए का घर है, प्रॉपर्टी का रेंट क्या है? उस करोड़ रुपए पे 1-2 लाख रुपए जो किराया आ रहा होगा। तो गवर्नमेंट की मर्जी है आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स मांगे या आपके प्रॉपर्टी के किस पे टैक्स मांगे? रेंट पे टैक्स मांगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स तो वो होता है ना जो हम चैप्टर 4 में निकालेंगे। इनकम टैक्स तो इस फिगर पे निकाला जाएगा जो हमने निकाली है। इनकम टैक्स किस फिगर पे निकाला जाएगा? 67,500 पे निकाला जाएगा। इनकम टैक्स तो इसके ऊपर निकाला जाएगा। तो कौन सा टैक्स माइनस करने की इजाजत है? हर किस्म का टैक्स सिवाय, तो क्या पाकिस्तान में इनकम टैक्स के अलावा कोई और टैक्सेस भी हो सकते हैं? पाकिस्तान में कोई 15-20 टैक्स लॉज हैं, पता नहीं कोई सेल्स टैक्स है, कोई कस्टम एक्साइज है, कोई फेडरल एक्साइज है, कोई टोकन टैक्स है, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस हैं। तो अगर ये इनकम टैक्स है तो माइनस करने की इजाज़त नहीं है, और अगर और कोई टैक्स है तो माइनस करने की इजाज़त है। पेपर में क्या लफ्ज़ लिखा होगा? लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, लोकल सेस, लोकल रेट पेड ऑन प्रॉपर्टी और रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी टू एनी लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट इन द ईयर। ओके, पॉइंट डी, ये मैंने उधर नहीं कराया आपको। पॉइंट डी, ये नई चीज़ पढ़ाने लगा हूँ, लेकिन तसल्ली से पहले बात सुननी है। लोग पहले लैंड खरीदते हैं और फिर अपनी लैंड के ऊपर क्या बनाते हैं? घर। लोग पहले लैंड खरीदते हैं और अपनी लैंड के ऊपर क्या बनाते हैं? घर। ये लैंड है वसीम अकरम की, डबल एस आ गया, चलें खैर है। ये लैंड है वसीम अकरम की। शाहिद अफरीदी ने कहा तुम अपनी लैंड पे मुझे घर बनाने दो। वसीम ने कहा जब मुझे फिर लैंड की ज़रूरत हुई, कहते हैं मेरा घर गिरा देना, कोई मसला ही नहीं।
बस रिक्वेस्ट है 5-6 साल तक मुझे डिस्टर्ब ना करना। उसने कहा चलो ठीक है यार, जो भी है कर लो तुम, कोई मसला नहीं। अब वसीम अकरम की लैंड है, घास है जिसके ऊपर उगा हुआ, तो शाहिद अफरीदी ने आके सबसे पहले घास की कटाई कराई। घास की कटाई कराकर इस पर शाहिद अफरीदी साहब ने क्या बनाई, बिल्डिंग बनाई। तो ये बिल्डिंग किसकी हो गई, शाहिद साहब की। ये बिल्डिंग होगी शाहिद साहब की। ये बिल्डिंग होगी शाहिद साहब की। वसीम अकरम हैज़ अ पीस ऑफ लैंड। हमारे पास पीस ऑफ पिज़्ज़ा होता है, इसके पास पीस ऑफ, वसीम अकरम के पास एक पीस ऑफ लैंड है। शाहिद अफरीदी चाहता है कि मैं उसकी लैंड पे अपना घर तामीर करूं। सोचें देखें, शाहिद अफरीदी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑन दैट लैंड, ऑन दैट लैंड, ऑन दैट लैंड, दैट लैंड, एंड फाइनली ही कंस्ट्रक्टेड हिज हाउस ऑन दैट लैंड। और फाइनली उसने उस पे घर तामीर कर भी लिया। नाउ साथ वाले से कहें, नाउ नाउ शाहिद अफरीदी विल पे, शाहिद अफरीदी विल वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी वसीम अकरम को देगा, क्या देगा, जान देगा, नहीं, द ग्राउंड रेंट ऑफ, ग्राउंड का रेंट देगा, क्योंकि वो उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है, ग्राउंड। शाहिद अफरीदी विल पे वसीम अकरम द ग्राउंड रेंट ऑफ 37 पर मंथ। बाद में शाहिद अफरीदी ने सोचा पुत्र मैं इस घर में नहीं रह रहा। शाहिद लेटर ऑन रेंटेड आउट दिस हाउस टू सर आसिफ। लो जी, सर आसिफ आ गए बीच में। शाहिद अफरीदी ने यह घर किसको किराए पे दे दिया, एट मंथली किराया ऑफ 70,000 पर मंथ। सर आसिफ से महीने का किराया 70,000 आ रहा है। अब सवाल यह है कि अगर मैं शाहिद की बात करूं तो इसने पाया क्या, और इस पाने के लिए इसने खोया क्या। वो बात भी अपनी जगह है कि रिपेयर अलाउंस भी 70,000 का माइनस करने की इजाज़त है 1/5, उसको अभी मैं यहाँ लिख नहीं रहा, बस सिंपल इसी तक डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये ग्राउंड रेंट वाली कहानी कब हुआ करेगी, जब आप अपनी लैंड पे घर बनाया करेंगे या किसी के लैंड पे। नाउ अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 30,000 ग्राउंड रेंट विल बी अलाउड एज खर्चा। 30,000 खर्चा अलाउ हो जाएगा, किसको, शाहिद अफरीदी को। 30,000 खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त है। और ये शाहिद अफरीदी की कौन सी इनकम है, बिल्डिंग किराए पे देके, इनकम फ्रॉम, अंदर प्लांट एंड मशीनरी है, नहीं 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 नहीं, वो बिल्डिंग किराए पे दी हुई है। ये उसकी इनकम फ्रॉम बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, या बिल्डिंग और लैंड किराए पे दी हुई है। बस छोड़ें, वो बिल्डिंग लैंड भी आई जाती है, छोड़ें। मेरा बस सवाल ये है कि शाहिद अफरीदी वसीम अकरम को कितने देगा। ये शाहिद अफरीदी का नुकसान होगा या खुशी होगी, नुकसान या खर्चा होगा। इस खर्चे को माइनस करने की इजाज़त है, नोट कर लो। ओके, ग्राउंड रेंट पेड फॉर द प्रॉपर्टी बाय शाहिद अफरीदी टू वसीम अकरम इज एक्सपेंस ऑफ शाहिद अफरीदी। मेहरबानी होगी नोट कर लें,
ग्राउंड रेंट पेड बाय शाहिद अफरीदी टू वसीम अकरम इज एक्सपेंस ऑफ शाहिद अफरीदी। ओके चलें जी, पढ़ें। आखिरी चीज़ पढ़ लें। ये वाला इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। पॉइंट एच, रेंट कलेक्शन चार्जेस, जिसमें कौन सा लफ्ज़ पे पढ़ेंगे हम? लोअर ऑफ वाला। अब ई, एफ और जी मैंने कहा किसके लिए हैं? इंटरेस्ट के लिए। एनी प्रॉफिट पेड, प्रॉफिट नहीं असल में तो ये इंटरेस्ट ही होता है। एनी इंटरेस्ट पेड ऑन एनी लोन या मनी बोरोड, मनी बोरो की, वैसे बोरो कौन करेगा मनी? मालिक मकान। क्या बनाने के लिए? घर बनाने के लिए। एनी इंटरेस्ट पेड ऑन एनी लोन बोरोड टू एक्वायर, या मालिक मकान घर बनाएगा या बना बनाया खरीदेगा, या पुराने घर को रेनोवेट करेगा, या पुराने घर में 2 कमरे नए डालेगा, या पुराने घर को तोड़ के दोबारा नया घर तामीर करेगा। तो अगर इन मकासद के लिए आप लोन लें तो इस लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो ज़रा पहली लाइन पढ़ के बताएं क्या बेनिफिट मिलेगा। फॉलोइंग शैल बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, तो इनकम प्रॉपर्टी में ये सारी चीज़ें किसके तौर पे माइनस करने की ज़रूरत होंगी? पाए के तौर पे, खोए के तौर पे? खोए के तौर पे। खर्चा, खोया, चला गया, आउटफ्लो। ओके, आखिरी बात, वही बात लिखी हुई है दोबारा। इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ एक्वायर्ड, इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ एक्वायर्ड, यहीं पे आपकी फिरकी घूमती रहेगी। इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ constructed, if the property is renovated, if the property is, or the property is with loan, with loan, given, with loan given by house building or a bank। लेकिन मैं यहाँ पे आपका सबक आज क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पर लाइन लगा के 28 मार्च, और ऑनलाइन वालों के लिए यहाँ लिख लें 29 मार्च। इसी तरह सबक क्लोज करते थे बचपन में अपना, तो यहाँ सबक अपना क्लोज कर दें। अगला लफ्ज़ इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये क्या है? हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन सिर्फ किस लिए लोन देती होगी लोगों को? घर बनाने के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए। और बैंक ने भी किस लिए लोन दिया होगा हमारी मिसाल में? घर बनाने के लिए। तो कोई बैंक या कोई हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, कर लें पहले आप पैक, कोई बैंक या कोई हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन घर बनाने के लिए क्या दे दे? लोन दे दे। तो वो जो लोन दिया जा रहा होगा उस लोन पे जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो बिजनेस प्रॉपर्टी के चैप्टर में क्या माइनस करने की इजाजत है? किसके तौर पे? डिडक्शन के तौर पे। ठीक है जी, क्लोज करें।